नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि चुनाव आयोग आज बिहार में एसआईआर का फाइनल लिस्ट जो है वो जारी करने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ चला है और अब एसआईआर पर किसका क्या पोजीशन है, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, आरोप लगाने वालों का, उन सब का क्या कुछ पक्ष है और एसआईआर अंतिम रूप से आखिर क्या सामने लेकर आ रहा है। इसके बाद बात करेंगे कि कर्नाटक में आपको वो 5 गारंटी तो याद होगी कि 5 गारंटी दिए जाएंगे फ्रीबी। तो उसमें क्या हुआ कि फ्रीबी वाला जो था अब उसके बरक्स यानी उसके सामने अब टिकट के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या फ्रीबी की बात सिर्फ आई वॉश यानी आंखों में धूल झोंकने के लिए थी? यह बड़ा सवाल है। और इसके बाद आज बात करेंगे कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में इस बार ऑपरेशन सिंदूर की धूम है दुर्गा पूजा पंडालों में। लेकिन क्या इससे किसी को चिढ़ है? क्योंकि कोलकाता पुलिस का जो रवैया है, टीएमसी कार्यकर्ताओं का जो रवैया है, उससे लग तो यही रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की झांकी से उनको चिढ़ है क्या? इसकी भी पड़ताल करेंगे। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। चुनाव आयोग आज जारी कर रहा है बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची। मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम। सूची जारी होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के अधिकारियों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा संघर्ष खत्म कराने की डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव का किया स्वागत। सभी देशों से की 20 सूत्रीय शांति योजना की पहल के लिए एकजुट होने की अपील। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रमाणित किया तीनों सेनाओं के मिलकर काम करने से बढ़ती है शक्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 अंगों से जुड़े राष्ट्रीय सेमिनार में संबोधन। कहा साइबर हमले से बचने के लिए एकीकृत साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मानक जरूरी। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां के महागौरी स्वरूप की हो रही है पूजा। देश भर के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और कोलकाता में पूजा पंडालों में इस बार ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त झांकी। लेकिन कोलकाता पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं लोगों को परेशान करने के आरोप। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की खास चर्चा ही करेंगे, और वो खास चर्चा है कि अब बिहार में जो एसआईआर की फाइनल लिस्ट है वो आ रही है। क्योंकि बिहार में चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। और आज चुनाव आयोग सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर रहा है। एसआईआर से पहले कुल 7,89,69,000 मतदाता बताए गए थे। और मीडिया की खबरों की माने तो इस बार बिहार में 7.3 करोड़ वोटर्स के नाम शामिल हो सकते हैं, जिनमें 14 लाख नए वोटर्स जुड़ सकते हैं, युवा वोटर। तो चुनाव आयोग के अनुसार जिन वोटर्स का नाम अगर इस फाइनल लिस्ट में नहीं होता है, तो वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तक अपने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अभी भी अवसर है, मौका है अभी भी। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले आज चुनाव आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारी की समीक्षा भी कर रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम वोटर्स लिस्ट आने के बाद इसे सभी जिलों में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब तक जितने भी लोगों की शिकायतें आई हैं, उन्हें अंतिम सूची में एड्रेस करने का दावा चुनाव आयोग ने किया है कि उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया गया। अब लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार में चुनावी हलचल के बीच एसआईआर को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अंतिम सूची में नए वोटर जुड़ने और कटने की समीक्षा करेंगे। लेकिन एसआईआर के विरोध में बयानबाजी आज के बाद खत्म होने की उम्मीद है। क्या ये खत्म हो जाएगी? लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि पिछले महीने वोट चोरी जैसे मुद्दे चलाने वाली पार्टियां मतदाता सूची में कितने नाम जुड़वाने में कामयाब रही हैं।
कितने लोगों की पहचान कर पाए जिनका नाम इस सूची में शामिल नहीं हो पाया? वजह अपने अपने हैं। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने अब पूरे देश में सघन पुनरीक्षण का ऐलान कर दिया है, लेकिन अगले साल चुनाव की आहट के बीच केरल सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव ला लिया और एसआईआर का विरोध कर रही है केरल की सरकार, क्योंकि केरल सरकार को अंदेशा है कि इससे बहुत से लोगों के नाम कट जाएंगे। तो सवाल यह है कि जब देश के नागरिक ही वोट देने के अधिकार रखते हैं तो फिर आधार कार्ड के दावे पर उन्हें नागरिक मान लेना कहां तक उचित हो सकता है? पिछले वर्षों में अवैध रूप से आधार कार्ड हासिल करने के साथ वोटर लिस्ट बनवाने में काफी तेजी आई है। खास तौर पर बॉर्डर के इलाके में तो यह समस्या बहुत जटिल बन गई है। ऐसे हालात में अगर एसआईआर निष्पक्ष चुनाव के लिए पुख्ता वोटर लिस्ट तैयार कर रही है तो इसे दिक्कत क्यों है और क्या दिक्कत है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच बिहार में तो आज फाइनल लिस्ट जारी हो रही है, तो भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस वोटर लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? जो मृत हैं उसको रखा जाए? जो दो जगह वोटर हैं उनको रखा जाए? और सबसे बड़ी बात जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है। विपक्ष तो हमेशा सवाल उठाती है, क्या हमारे पक्ष में बोलेगी विपक्ष, लेकिन जनता विपक्ष को जवाब देती है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष कितनी राजनीति करता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो अपेक्षित था ही कि रिपोर्ट आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। और इस आने वाले वोटर लिस्ट को लेकर आरजेडी के नेता मनोज झा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, उनको भी देख लीजिए। कई जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि गांव के गांव में, बूथ के बूथ में लोगों के नाम नहीं है, उनके पास दस्तावेज भी हो सकता है निचले स्तर पर प्रशासन से कोई गलती हुई हो, लेकिन फाइनल जो ड्राफ्ट रोल आ भी रहा है उसको भी बाकायदा स्क्रूटनी होगी और मतदाता स्क्रूटनाइज करेंगे। तो बिहार में आज फाइनल लिस्ट आ रही है और इसको लेकर सबके अपने अपने स्टैंड हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिन लोगों ने हंगामा मचा दिया था एसआईआर को लेकर, अब लगता है कि उनके पास भी इसके खिलाफ कहने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसी शिकायतें लेकर आ ही नहीं पाए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ। उनसे सबसे पहले चर्चा करता हूं मैं। विनोद जी, जिस तरह से कि हमने ये पूरा का पूरा अगर देखिए इस पूरे प्रोसेस को, अगर मैं कहूं तो करीब करीब मान के चलिए 2 महीना से थोड़ा ज्यादा ही हो गया होगा, अब जाकर के ये प्रक्रिया पूरी हो रही है और आज फाइनल लिस्ट आ रही है। अब जाकर जो प्रतिक्रिया दी जा रही है, जिन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था, आपने देखा होगा क्या क्या नहीं हुआ। बात सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश में इसको लेकर हंगामा हुआ। क्या अब उनके पास इसके खिलाफ कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि जो उनकी बातें हैं वो तो यही साबित कर रही हैं। ये हंगामा की बात अगर आप लाल जी करें तो जो हंगामा सबसे ज्यादा वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा पे आए थे बिहार जी, तो वो तो अपने विदेश में है। बिल्कुल। रही बात वैसे उनके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कब कहाँ है, तो विदेश में है। हाँ। रही बात कि दूसरा, तेजस्वी यादव जो एसआईआर को लेके उन्होंने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी कि उन्होंने कहा कि मुझे सोचना पड़ेगा कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूं या ना करूं। वो सीधे सीधे बाइकआउट की धमकी दे रहे थे। आज आपने उनके प्रवक्ता का सुना कि ये समीक्षा हम करेंगे। अब सवाल है कि इस एसआईआर को लेके आज पहली बार ये एसआईआर तो नहीं हो रहा है बिहार में। इससे पहले भी 2003 में एसआईआर हुए थे, उससे पहले भी एसआईआर हुए थे, पश्चिम बंगाल में भी 2002 में एसआईआर हुए थे। लेकिन अब सवाल है कि सिर्फ इस एसआईआर को लेके इतना विरोध क्यों है?
ये सघन पुनरीक्षण अगर है तो जाहिर सी बात है कि कोई समस्या तो जरूर हुई होगी कि वोटर लिस्ट में और जो वोटर्स के साथ साथ जो लगातार वृद्धि हुई है उसमें तो एक बार रिविजिट करना जरूरी था इलेक्शन कमीशन को, इसलिए उसने कहा है कि हम पूरे देश में इसको करेंगे। अब इस पूरे देश में करने के साथ ही ये आशंका और ये भ्रम कि सियासत में अगर आज जो लिस्ट आ रही है कम से कम बिहार का, वो एसआईआर इनके सारे लोगों के सारे भ्रम और सारे शिकायतों को लगभग मुझे लगता है कि दूर कर देगी जी। क्योंकि ये पूरा लिस्ट में हमें और आपको समझना होगा लाल जी कि सुप्रीम कोर्ट के चेक एंड बैलेंस और इतने सारे चीजों के बाद इफ एंड बट आपने देखा होगा मैंने सुप्रीम कोर्ट ने 10 राउंड के मुझे लगता है ये बहस हुई होगी। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के बाद आधार कार्ड भी जोड़ा गया था, अन्य जो 11 उसके ये थे मानक पेपर थे उसके साथ ये भी आधार भी जोड़ा गया था। तो इतने सारे होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन पुख्ता एक जो नागरिकता आप कह सकते हैं कि भारत के लोग वोट करेंगे, भारत के नागरिक वोट करेंगे, ऐसा पुख्ता लिस्ट आपके सामने में रख रहा है तो फिर इस लिस्ट को लेके इतना हाई तौबा क्यों था, इतनी सियासत क्यों थी, इतने भ्रम क्यों फैलाए गए थे, ये सवाल तो लोग बिहार के लोग खास करके जरूर पूछेंगे। बिल्कुल ये सारे सवाल जो हैं वो बिल्कुल तैर रहे हैं बिहार की धरती पर, और बिहार की धरती पर आज जब फाइनल लिस्ट आ रही है तो लोग क्या सोच रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां क्या तैयारी कर रही हैं। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पटना से सीधे। मधुरेश, आज ये जो फाइनल लिस्ट आ रही है इसको लेकर आम लोगों, राजनीतिक पार्टियों, राजनेताओं, उनमें से आपको कैसी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है इस फाइनल लिस्ट को लेकर? देखिए, एक तो आज सुबह से जो चुनाव आयोग है उसमें बैठकों का दौर चल रहा है और जो बैठक थी वो सुबह 10 बजे से शुरू हो गई। पहले पाली की बैठक खत्म हो गई है, दूसरे पाली की जो बैठक है वो दोपहर 2 बजे शुरू हुई है और इस बैठक में ज्ञानेश कुमार खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं और बिहार के 38 जिले के जो डीएम है वो इसमें जुड़े हुए। इसके अलावा पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी हैं, एसपी, एसएसपी, इसके अलावा और भी जो आला अधिकारी पुलिस विभाग के वो भी इसमें जुड़े हुए और बैठकों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ बात करते हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी, तो एनडीए की तरफ से निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जा रहा है। एनडीए पहले से ही इसके समर्थन में थी। उसका कहना है कि जो घुसपैठिए थे वो साफ हो गए हैं और अब शुद्ध मतदाता जो सूची है वो जारी की जा रही है और शुद्ध मतदाता सूची स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। तो निश्चित रूप से ऐसी प्रतिक्रिया एनडीए की तरफ से आ रही है। और जहां तक बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 10 दिनों के अगर राजनीतिक बयानबाजी को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है बिहार में वो एसआईआर से शिफ्ट कर चुकी है अपने मुद्दे को विकास के ऊपर में, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर में, सड़क के निर्माण के ऊपर में, बिजली के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है उसको थोड़ा बहुत ये लगने लगा है कि आने वाले चुनाव में इसका अब उन्हें कोई बहुत ज्यादा माइलेज मिलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जब राहुल गांधी बिहार आए और इतनी बड़ी यात्रा निकाल करके चले गए, उसके बाद तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालनी पड़ी। तो ये उस वक्त भी कहीं ना कहीं तेजस्वी ये समझ चुके थे कि वोट अधिकार यात्रा से बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने गियर शिफ्ट कर दिया, अपनी यात्रा निकाली तो बिल्कुल सुर बदल दिया था। ठीक है। तो इसलिए अभी विपक्ष जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल दिख रही है। कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया। आप बने रहिएगा क्योंकि आपसे कुछ और अपडेट मैं लूंगा। हमारे साथ एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और बहुत मजबूती से कांग्रेस के पक्ष में और विपक्ष के पक्ष में बात रखने वाले। बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत नागर जी आपका भी। मैं पहले दुष्यंत नागर जी आप ही के पास चलता हूं। दुष्यंत जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे और मधुरेश भी वहां से बता रहे हैं जी, एसआईआर को लेकर के क्या जबरदस्त हंगामा बरपा, लेकिन मधुरेश भी कह रहे हैं और हमने देखा भी कि गियर शिफ्ट हो गया। तेजस्वी यादव जी ने कहीं पर वो ना वोट चोरी का मुद्दा उठाया ना एसआईआर का मुद्दा उठाया और आज तो बिल्कुल सारे लोग लगता है कि एसआईआर पर कुछ कहने को है नहीं। कह रहे हैं आने दीजिए, देखते हैं अब उस लिस्ट में क्या क्या है। देखिए, तो कहने का मतलब ये, मेरा सवाल ये है कि क्या बिहार से लेकर के दिल्ली तक और संसद भवन तक और संसद में लोकसभा राज्यसभा तक ये हंगामा यूं ही बरपा दिया क्या?
बोलिए बोलिए। देखिए लाल जी, ये बिहार की महान जनता की जीत है। अच्छा, विपक्ष ने तो बिहार की जनता की भावनाओं को देश के समक्ष रखा, कोर्ट के समक्ष रखा, संसद में रखा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही थी एक बड़े वोट बैंक को, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी आते हैं, जिन्हें ये लगातार अधिकारों से वंचित रखने का काम एसएन सिंह जी करते हैं, इनकी पार्टी करती है, उनको हक दिलाने के लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली। और मुझे इस बात का बड़ा सुखद अनुभूति हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को राहुल जी की यात्रा ने और उनके समर्थकों के अथक प्रयास ने विफल कर दिया। और आशा मैं ऐसी करता हूं, अभी समीक्षा करी जाएगी पूरी लिस्ट आने के बाद में, उसकी बूथवार समीक्षा के लिए टीमों का गठन दोनों पार्टियों ने कर रखा है। उसके बाद हम आशा करते हैं कि वहां लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को बचाया जाएगा और पूरे बिहार के लोग, सभी मतदाता, युवा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा। तो आप ये मान लेना कि हाइड्रोजन बम की कोई धमकी नहीं मिलने वाली है। अब हाइड्रोजन बम की धमकी तो अब नहीं मिलेगी। हाइड्रोजन बम अपनी जगह तैयार है। हाइड्रोजन बम इनके काले कारनामों का काला चिट्ठा है जो देश को दिखाना बहुत जरूरी है। किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। महादेवपुरा की सीट के ऊपर एक विश्लेषण आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने देश के समक्ष जो रखा है, उसी कड़ी में आगे बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिनको वो उचित समय पे जनता के समक्ष प्रदर्शित करेंगे। ठीक है एसएन सिंह जी, आज फाइनल लिस्ट आ रही है एसआईआर की। हमारे साथ फिलहाल एसएन सिंह जी नहीं है, आगे कोशिश करेंगे कि उनको जोड़ें। विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं कि बिहार के लोगों की जीत हुई है। इतनी बात से तो सहमति हो सकती है, सब लोग सहमत हो सकते हैं कि हाँ, बिहार के लोगों की जीत हुई है, सच सामने आया है और बिहार के लोग इस पूरी चीजों, सारी पूरी प्रक्रिया, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का स्वागत कर रहे हैं। ये मधुरेश भी वहां से बता रहे हैं। इसलिए कम से कम दुष्यंत जी की इस बात से तो सहमत हो ही सकते हैं कि बिहार के लोगों की जीत हुई है। विनोद जी, ये जो बिहार के सच में लोग हैं, फर्जी वाले नहीं, फर्जी वाले लोग नहीं, बिहार के सच में जो जेन्युइन लोग हैं उनकी जीत हुई है। विनोद जी, मैं दुष्यंत जी के जानकारी को ये नहीं बताऊंगा कि इनकी जानकारी कम है, लेकिन मैं दुष्यंत जी को थोड़ा करेक्ट तो जरूर कर सकता हूं। जो स्टेटमेंट वो बता रहे थे दुष्यंत जी, 1 अगस्त को ही चुनाव आयोग ने एक तरह से वो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी और उस ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख लोग जो थे वो उस सूची से बाहर थे। इसी को लेके आपकी ये प्रॉब्लम थी, आपने सुप्रीम कोर्ट तक ये दौड़ लगाई, 12 से 15 वहाँ याचिका डाली गई थी कि इतने लोगों के नाम कट गए, ये सारे जेन्युइन वोटर हैं, वो वोटर्स जो है वो एक गवर्नमेंट जो है मोदी सरकार के इसमें दबाव में इलेक्शन कमीशन हटा रही है। मेरा सवाल ये है कि आप कम से कम उस वोट अधिकार और वोट चोरी वाले लोगों से पूछते कि उसमें से कितने नाम आप ढूंढ के लाए जिसमें चुनाव आयोग ने उसको बाकी उस लिस्ट से हटाया था, और कितने नाम आप पिछले 1 महीने में जुड़वा पाए। ये तो कम से कम आप लोगों के सामने में रखेंगे कि आपके इस वोट अधिकार यात्रा के कारण, सुनिए, आपके वोट अधिकार के यात्रा के कारण इतने लोगों को हमने शामिल करा लिया। ये प्रयास करने के बजाय आपने सीधे सीधे गोल पोस्ट चेंज किया है। जैसे आपको लगा कि इस बिहार के एसआईआर का कोई रिएक्शन जनता की तरफ से नहीं आया, क्योंकि जो भी जेन्युइन वहां वोटर है उनको लगा कि हमारा वोटर तो लिस्ट में से गायब नहीं है। कोई बिहार के लोग, इतने बड़े बिहार के 38 जिले हैं, 7.5 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं, किसी ने यहाँ तक किसी चौक पे या चौराहे पे आके जाम लगाया कि हमारे वोटर, हमारे गाँव के लोगों का वोट कटा है? तो फिर ये कौन वोट है भाई? ये लोग तो बिहार में ये जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो 15 नामों की चुनौती दी थी। ये लोग तो जानना चाहेंगे आखिर वो कौन वोट थे। 15 नाम ले आइए। देखिए, मैं आपको दूर की बात कर रहा हूँ, आप दूर की बात कर रहा हूँ दुष्यंत जी। ये समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले वर्षों में 15-20 साल में देश की आबादी से ज्यादा फेक वोटर आईडी और फेक आधार कार्ड की बढ़ी है आधार कार्ड तो 100 के मुकाबले 140
इलाके की प्रॉब्लम है और आप लोग इसको सियासत में आप देश की समस्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये एसआईआर ने कम से कम आपको एक फुल प्रूफ ये दिया है डॉक्यूमेंट के साथ। ये 11 पेपर ने आपको एक तरह से स्क्रूटनी किया है, बिल्कुल। और आप लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि ये एनआरसी है। आज आप केरल में चले जाइए, वहां असेंबली में उसके खिलाफ में प्रस्ताव ला रहा है, वो कह रहे हैं ये एनआरसी है। ये मैं कह रहा हूं आपको थोड़ा सा देश के हित में सोचिए। लौटता हूं दुष्यंत जी लौटता हूं, जरा एसएन सिंह जी जुड़ गए, उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। दुष्यंत सर आता हूं, एसएन सिंह जी जुड़ गए। एसएन सिंह जी बताइए, इनका कहना है कि बिहार के लोगों की जीत हुई है, इतना तो कम से कम आप भी स्वागत करेंगे कि हाँ बिहार के जो सही असली लोग हैं उनकी जीत हुई है इस पूरे प्रोसेस में, एसआईआर में। एसएन सिंह जी नहीं, देखिए हमेशा सत्य ही जीतता है और झूठ हार जाता है। राहुल जी तो बुरी तरह से परास्त है, वो जनता ने भी परास्त कर दिया और एसआईआर के मुद्दे पे भी परास्त हो गए। देश में तो परास्त ही हैं, मुझे लगता है पार्टी में भी परास्त है, और जो सहयोगी हैं वो उन्होंने तो परास्त करते हुए अपनी अलग से यात्रा निकाल दिया। तो सत्य की ही जीत होती है, इसलिए भारत में कहा जाता है सत्यमेव जयते, और जो भारत की विचारधारा का नहीं होता है वो इस बात को नहीं मानता। इनको एक आंकड़ा दिखाइए भाई, 7,89,00,000 वोटर थे, अब 7,30,00,000 वोटर हो गए। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 65 लाख वोटर जो है मतदाता वो नहीं है, 22 लाख मृत पाए गए थे, 35 लाख विस्थापित हो गए थे, 7 लाख जिनका 2 जगह नाम था। तो चुनाव आयोग ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और आपके जिम्मेदार चैनल के रिपोर्टर ने भी बार बार पूछा कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको का वैधानिक अधिकार है वोट डालने का, राहुल गांधी जी का अभी भी दरवाजा खुला हुआ है, परिचित हो तो आप जाइए ना, लेकिन बता नहीं पाए। हाँ बोलिए, नतीजा देखिए क्या हुआ। नतीजा ये हुआ कि 16 लाख लोग नाम जोड़ने का आवेदन किए फॉर्म 6 में, 36,000 लोग दोबारा कह रहे हैं कि हमारा नाम जोड़िए, और 2,70,000 स्वयं कह रहे हैं कि हमारा नाम काट दीजिए। अब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जितनी वोटर लिस्ट है उसको सभी जिला अधिकारी कार्यालय में, जिला निर्वाचन कार्यालय में, यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर किसी पार्टी के हैं तो निश्चित तौर पे इनके भी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि सत्य में जयते, सत्य जीत जाता है, झूठ की हार हो जाती है। मैं लौटता हूं, लेकिन अभी पूरे देश के लोग और बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं मधुरेश कि एक चुनाव आयोग बैठकों पर बैठकें कर रहा है, लोगों को इंतजार है कि कब ऐलान हो जाएगा कि बिहार में चुनाव का बिगुल बज गया, और क्या सब लोग जो अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार में 2 या 3 चरणों में चुनाव रखा जा सकता है और छठ पूजा के ठीक बाद पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। बताइए क्या कुछ वहां आपको जानकारी मिल रही है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो 4 तारीख को बिहार आ रहे हैं, और उसके बाद फिजिकल बैठक वो करेंगे 4 तारीख और 5 तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार में। इसके बाद समझा जा रहा है कि 6 तारीख या 7 तारीख की शाम को जो चुनाव है उसकी घोषणा की जा सकती है। पूरे बिहार में अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो 4 से 5 चरण में एवरेज टाइम चुनाव हुआ है, लेकिन इस बार समझा जा रहा है कि 2 से 3 चरण में चुनाव कराया जा सकता है। 22 नवंबर से पहले बिहार में सरकार का गठन करना जरूरी है। 22 नवंबर तक इस सरकार के कार्यकाल का वक्त है, तो इससे पहले सरकार का गठन हो जाएगा। अगर आप कंसिक्वेंसेस देखेंगे तो दिवाली के तुरंत बाद छठ है, और छठ के समय ज्यादातर जो प्रवासी जो बिहार के बाहर है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में अगर छठ के बाद पहले चरण का मतदान होता है तो बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो सकेंगे। बहुत, ये तो ये दोनों महापर्व एक साथ, छठ भी बिहार का महापर्व है और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच दुष्यंत नागर जी, ये क्या हो रहा है? लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम केरल सरकार क्या कर रही है? एसआईआर पर अधिकार ही नहीं है राज्य सरकार को। अब विधानसभा में फर्रे प्रस्ताव जो है वो पारित कर रही है। ममता बनर्जी ने यही काम किया था, सीएए लागू नहीं होने दूंगी है, और लोकसभा चुनाव से पहले कहा कि नहीं ये हमारे वश में नहीं, दिल्ली में सरकार बनवाइएगा तब जाकर होगा। इस बीच में सीए में 2024 तक का एक्सटेंशन भी हो गया, कहीं कोई आवाज नहीं। ये बताइए कि क्या केरल सरकार उसी तरह से धूल झोंकने का काम कर रही है एसआईआर पर प्रस्ताव पारित करके, जैसे ममता बनर्जी करती रही हैं ऐसे मामलों पर? देखिए, राज्य सरकार को बेशक संवैधानिक अधिकार ना हो ठीक चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप करने का केंद्रीय चुनाव आयोग के में, लेकिन वो एक प्रस्ताव पारित करके राज्य की जनता की भावनाओं से महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय न्यायालय को और स्वयं चुनाव आयोग को सूचित तो कर सकता है।
तो उन्होंने सही कदम उठाया है, भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है लोकतंत्र में। राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके भेजा है महामहिम राष्ट्रपति महोदय और संबंधित जो संस्थान है, संवैधानिक संस्थान, इस पर निर्णय करें और केरल के लोगों की जनभावनाओं का आदर होना चाहिए। देखिए जी, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे मित्र एसएन सिंह जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चंडीगढ़ से लगा के और कर्नाटक तक चुनाव आयोग के कर्मियों के द्वारा की गई गड़बड़ियों को लोगों ने स्क्रीन पे देखा है और श्री राहुल गांधी जी ने दिखाया है, देश के समक्ष रखा है। उस पे क्या कहना चाहेंगे, उस पे क्या बोलना चाहेंगे? लोग तो बोल चुके हैं उसके बाद आकर के, लोग तो बोल चुके हैं आकर के, जिनके आपने फोटो वीडियो दिखाए वो भी सामने आकर के बोल चुके हैं उस पर, लेकिन फिर भी एसएन सिंह जी बोलना चाहते हैं। बोलिए एसएन सिंह जी, जवाब दीजिए जो सवाल उन्होंने पूछा। नहीं, हमारे मित्र, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से काहे को दुश्मनी ले रखे हैं। प्रवक्ता है कांग्रेस के, विरोध कांग्रेस का कर रहे हैं। भाई, इंदिरा गांधी जी ने वोट चोरी किया था, घोषित वोट चोरी था, और हाईकोर्ट ने निर्णय लेते हुए बताया था कि वोट चोरी किए। राहुल गांधी जी ने बिहार में जिस महिला को लेकर कहा कि हमारा नाम नहीं हुआ है, उस महिला ने कहा नहीं, हमारे इसी का रेफरेंस दे रहा था कि लोग आ करके बोल रहे हैं। अब सुन लीजिए, और लास्ट सुन लीजिए, शायद हो सकता है आप देखे होंगे लालचंद जी, हम किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन जब उम्र का बच्चा होता है ना, जब वो रोता है, उसको खिलौना दे दीजिए, वो चुप हो जाएगा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोगों को कुछ ना कुछ खिलौना चाहिए मन बहलाने के लिए, नहीं तो राहुल गांधी जी भी जानते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते हैं कि अगर सच्चाई जानने के लिए कि कौन वोटर है और कौन वोटर नहीं है, जो अगर वोटर है उसके अधिकार को मारा जा रहा है, तो बहुत सारी व्यवस्था की गई थी, 1 महीना का समय दिया गया। अब भी कहा गया कि नामिनेशन के 10 दिन पहले तक भी चाहे तो आप नाम जुड़वा सकते हैं। अगर हमारे मित्र का भी नाम बिहार में हो तो छूटा हो, तो मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती देते हुए कहता हूं, आपका नाम छूटा तो नहीं है ना? राहुल गांधी जी का छूटा बात की है कि कांग्रेस पूरी पार्टी ही नहीं तय कर पाती है कि वो भारत की है कि नहीं है, वो जान ही नहीं पाती है कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना है कि नहीं करना। बार बार ये कहा जा रहा है, 3-4 चीजों को मैं बताऊंगा, 10 सेकंड दीजिएगा फिर मुझे समय। बिल्कुल बोल। बार बार चुनाव में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और राजनीतिक पार्टियों ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को अगर लगता है कि फला नाम का वोटर मत देने का अधिकार रखता है और मत से अगर वंचित किया जा रहा है तो उसको सामने लेकर आइए। नाम लेकर क्या आते हैं? झूठा, झूठी पार्टी और अविश्वसनीयता को गढ़ते हुए कैसे नाम डालेगा? ठीक है, विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, क्या दूसरी तरह आंखों में धूल झोंकने का काम केरल सरकार कर रही है, जो काम ममता बनर्जी कर चुकी है सीएए पर और इस पर भी कि एसआईआर में किसी कीमत पर नहीं, सड़क पर उतरूंगी, जान दे दूंगी, ये कर दूंगी, और पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया शुरू है, पूरे देश में होना है, केरल सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है क्या विनोद जी? जब आपने पश्चिम बंगाल की बात की तो मजेदार बात ये सुनिए कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का नोटिफिकेशन हो चुका है। मैं इसीलिए कह रहा हूं वो प्रक्रिया चल रही है। और आप समझिए इस चीज को कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने तो पहले, ममता बनर्जी खुद अपने ऑफिस के स्टाफ और अपने कर्मचारियों को ये बताए कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ महीनों के लिए होता है, तुम राज्य सरकार के एम्प्लॉय हो, ये ध्यान रखना। एक तरह से खुली धमकी। दूसरा, उन्होंने आप ये देखिए कि अभी ये जांच हो रही है कि 2000 से ज्यादा जो इलेक्शन इस एसआईआर के लिए जो डिप्यूट किए गए हैं ऑफिसर्स, वो सारे कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं जो किसी भी रूप में एक चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया में वैध नहीं माने जा सकते हैं। ये तो अभी इस प्रक्रिया पे बात चल रही है, ये बात अभी मेरी जानकारी में नहीं है, जो छोटी छोटी चीजें मीडिया में आई थी खबर वो मैंने बताए। अब सवाल ये है कि आप बिहार पे ही हम रहते हैं कि इस एसआईआर में जो नाम कटे हैं वो किसके लिए चिंता है, किसके लिए सरदर्दी है? आपके रिपोर्ट में अभी रविशंकर प्रसाद ने और चिराग जी ने दोनों ने स्वागत किया है, तो इसका मतलब क्या आप इस चीज को जानते हैं कि ये लोग जो इसमें से नाम कटा है वो सब सारे वोट महागठबंधन के थे, ये कांग्रेस के वोटर हैं। कहावत तो है चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर ये वोटर्स हैं तो ये समीक्षा तो आप करना आपके लिए जरूरी होगा कि आप ये देखिए कि वोटर्स जो कटे हैं वो नाम किन के हैं और किन जगह के हैं। वो आपके इतने बीएलए हैं, इतने आप सोचिए कि एक पार्टी के आरजेडी के कम से कम 56,000 बीएलए थे जी। वो कांग्रेस पार्टी के 18,000 बीएलए थे। तो इस 3 महीना के प्रक्रिया में आपने कोई ऐसे नाम को ढूंढ के नहीं लाया, सिर्फ 30,000 एप्लीकेशन इस 1 महीना में इलेक्शन कमीशन के पास आए
और इस 30,000 में इलेक्शन कमीशन ने इस फाइनल लिस्ट में उनको शामिल किया है। और वो शामिल करने वाले ज्यादा लोग मैक्सिमम खुद एफर्ट्स किए हैं। पार्टी के तरफ से आप देखिए कि CPI-ML को छोड़ के किसी भी पार्टी ने अभी तक कोई करेक्शन देने की कोई ऐसी जहमत उठाई नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहते रहे कि लाखों लाख नाम काट दिए गए। वहां आपको जहां नाम जोड़ना था वहां आपके BLA एक नाम नहीं दे रहा है। तो ये जो देश में आप एक सियासत कर रहे थे दुष्यंत जी, इसको प्रपंच कहते हैं। बिल्कुल। और ये प्रपंच वही केरल सरकार कर रही है जी। आज कि आप लोगों को वहां एक वर्ग को डरा रहे हैं कि ये एक तरह से NRC है। यही ममता बनर्जी कर रही है। खुलकर बोल भी रहे हैं लोग। जो ये वोटर लिस्ट है उसको आप लोगों को NRC बता रहे हैं। तो एक बार सही वोटर तो बन जाने दीजिए इस देश में। ठीक है, मैं दुष्यंत नागर जी आकर के आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं, लेकिन जरा मधुरेश के पास मुझे जाना है। मधुरेश जरा बताइए, आज SIR की फाइनल लिस्ट आ रही है, ये तो कंफर्म है, कितने बजे तक लोगों को ये लिस्ट मिल जाएगी? और आम लोग कुल मिलाकर के बिल्कुल संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं इससे? हाँ देखिए, आम लोगों को कोई बहुत खास परेशानी नहीं है। ज्यादातर लोगों के नाम पहले से लिस्ट में थे, जिनके नाम छूट गए थे उन्होंने आवेदन किया है और उनका नाम इस बार लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। और जिन लोगों को अपना नाम देखना है वो बहुत बेहद आसानी से जो स्वीप ऐप है वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आयोग की वेबसाइट है उस पे जाकर अपना एपिक नंबर डाल करके आसानी से देख सकते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है कि शाम तक जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और उसके बाद लोग इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा जो जिला पदाधिकारी है वहां कार्यालय में भी इसकी एक कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। सारे पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी इसकी लिस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। चुनाव आयोग में भी इसकी लिस्ट बाकायदा पब्लिश करके रखी हुई रहेगी और कोई चाहे तो वहां जाकर के भी अपना नाम चेक कर सकता है। ठीक है, यानी कि लोग कुल मिलाकर के बिल्कुल। और जैसा कि अभी हम रिपोर्ट में बता भी रहे थे कि देखिए, नॉमिनेशन के दिन तक भी अगर किसी को लगता है कि मुझे अपना नाम शामिल करवाना है वो करवा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन वो कौन है जिनमें SIR से बौखलाहट पूरी प्रक्रिया के दौरान देखी गई, घबराहट देखी गई? क्यों दुष्यंत नागर जी, क्यों इस तरह से आईने से चेहरे को छुपाने की कोशिश, आखिर क्यों? बताइए। देखिए, SIR की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की एक महिला मोर्चा की नेत्री वहां बैठ के समीक्षा कर रही थी। अच्छा। जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है और जिस तरह से नीचा दिखाने का काम किया है, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों वंचित समाज के लोगों की वोटों के ऊपर इन्होंने डाका डालने का काम किया है जी। इसके अनेक साफ नहीं बोल रहे हैं आप। अभी देखा हमारे साफ नहीं बोल रहे हैं नागर साहब। आप जबरदस्ती साफ बोलेंगे तो हमने कर्नाटका का पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो। एक सबूत देश के समक्ष रखा, कर्नाटक का महादेवपुरा का और दूसरी एक अन्य सीट का। जी ठीक है, 30 सेकंड में उन्होंने पूरा दिखाया किस तरह से 2 वोट काट दिए। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कमजोर करने वाली आपके पार्टी है अंदर कोई घबराहट क्यों नहीं है भाई SIR से? जरा बताइए, आपको क्यों नहीं दिक्कत है? देखिए, इनकी पार्टी के सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी जी ने बड़े अच्छे बात कहा था। और मैं तो कह रहा हूँ, तुलसीदास जी को लोग पढ़ते नहीं है, उन्होंने तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सचिव वैद गुर तीन जो भी बोले भयात, राज धर्म धन तीन कर होई बेगीनाथ। उन्होंने कहा था अभी जीतू पटवारी ने कि अब चुनाव आयोग को छोड़ के ईवीएम पर आ गए थे, अब ईवीएम को छोड़ के SIR पर आ गए। चलो भाई, कर्नाटक के मंत्री ने भी खुलासा किया। इनको ध्यान देना चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में, ना कि ईवीएम में और SIR में। ये तो सच है। देखिए, SIR में कोई गड़बड़ी नहीं है और ईवीएम में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, देश की जनता में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। सारी जो गड़बड़ी है वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में। आप जनता के बीच में विश्वास उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, न कर्नाटक में और न हिमाचल में। बात तो फिर वही हुई। एसएन सिंह जी, लालचंद जी, मैं इस चर्चा को खत्म करूं ये कहकर कि धूल चेहरे पर थी और ताउम्र आईना को साफ करता रहा। वो जो एक शेर है ना, कहीं ऐसी वाली बात तो लागू नहीं है। दुष्यंत नागर जी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, चलिए जल्दी से कर दीजिए। देखिए जी, विनय ने मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, तो ये प्यार से नहीं माने। जो इतना बड़ा आंदोलन चला है, जब जनता की शक्ति को देखा है, तो ये जो उस आंदोलन को तेजस्वी यादव आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और अब तो कोई भी उस पर बात नहीं कर रहा ना। ठीक है, चलिए देखते हैं
ये आंदोलन क्या असर दिखाती है बिहार में, बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत नागर जी जुड़ने के लिए, एसएन सिंह जी, विनोद जी और साथ में मधुरेश आपका भी पटना से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। और इस वक्त में आगे हम बात करेंगे कि कर्नाटक में जो फ्रीबी, 5 गारंटी, मुफ्त, ये सब के बनाम अब क्या हो गया, टिकट के दाम बढ़ा दिए गए। तो कितना भारी पड़ रहा है इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर सिद्धारमैया सरकार ने फ्रीबी को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन काम अब वहां उल्टा हो रहा है, क्योंकि टिकट की दरों में बेतहाशा वृद्धि, बसों की टिकटों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। ठीक दशहरा समारोह से पहले कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु मैसूरू की सरकारी बसों का किराया बढ़ा दिया। मैसूरू दशहरा के उत्सव मनाने के लिए जाने वाले लोगों को अब 20 रुपए के बजाय 30 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 170 से 190 रुपए के टिकट इस पूजा के बीच में 210 रुपए से लेकर 240 रुपए में खरीदने होंगे, यानी 20-30 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। हालांकि कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि यह सिर्फ एक रूट के लिए बढ़ाया गया है, बाकी रूट पर किराया सामान्य होंगे। ठीक 8 महीने पहले कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार ने राहुल गांधी के 5 गारंटी लागू करने के साथ सरकारी बसों में किराए में 15% की बढ़ोतरी कर दी थी। तब कहा गया था कि दरअसल महिलाओं को जो फ्री बस राइडिंग दे रहे हैं ना, उसके बोझ को कम करने के लिए यह बढ़ा दिया 15%, यानी फ्री कुछ भी नहीं होता, एक के बदले दूसरे से वसूला जाता है, यानी महिलाओं को फ्री और उनके घर के जो पुरुष हैं उनसे उनके पॉकेट से पैसे निकालने का काम। ऐसा ही नियम बिजली की बिलों पर भी लागू हुआ। फ्री बिजली के बदले कई बार रेट चेंज कर दिए गए, बिजली की दरें बढ़ा दी गई, तो पानी के बिल में भी बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद बुनियादी सहूलियत के नाम पर लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कर्नाटक में सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु सिटी अब गड्ढों के कारण पहचानी जाने लगी है। इस जर्जर सड़क ने कल एक लड़की की जान ले ली। 22 साल की एक लड़की कॉलेज से घर आते हुए ट्रक के साथ टक्कर की शिकार हो गई। गड्ढे के कारण उसने साइड बदली तो ट्रक ने उसको कुचल दिया। अब सवाल यह है कि इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है? मॉनसून के बाद हर शहर में इस तरह की अव्यवस्था होती है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने प्राइवेट कंपनी को कैंपस का रास्ता उसको खोलने के लिए नहीं मांगा था। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बेंगलुरु शहर में गड्ढों से सड़क यातायात में परेशानी को दूर करने के लिए अब सीधे विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी को चिट्ठी लिख रहे हैं। यानी अगर आप आईटी इंडस्ट्री का बेहतर संचालन चाहते हैं तो अपने कैंपस का सड़कों की तरह इस्तेमाल करने दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दीजिए, जिससे रिंग रोड पर यातायात सुगम हो सके। तो अजीम प्रेमजी ने उनके निवेदन को ठुकरा दिया कि यह बड़ी समस्या है, कोई ठोस उपाय ढूंढिए। लेकिन किराया बढ़ाने में तो कर्नाटक सरकार सबसे आगे। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने किराए में बढ़ोतरी को लेकर क्या तर्क दिया, आइए देख लीजिए।
since 20 years at the time of festivals, Dasara, Deepavali, we will pull buses from other corporations. 650 buses are going to Mysore every day. While coming back, buses will be empty or less passengers. Because of that, 20-30 rupees they will raise. Not only that, this is not new. Since 20 years, 2005, since 20 years, this practice is there. तो कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहे हैं कि सिर्फ जाने के लिए 20-30 रुपया बढ़ा दिया है, आने वक्त उतना ही किराया लेंगे और बाकी रूट पर भी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि दशहरा उत्सव मैसूरू का, उसमें श्रद्धालुओं की जेब पर ये 20-30 रुपए का बोझ क्यों? उल्टा सहूलियत दी जाती है ऐसे समय में। इससे ये कहीं ना कहीं जाकर के उससे भी जुड़ता है जो बीजेपी आरोप लगाती है, सनातन वाला एंगल, कि सनातन के खिलाफ काम करती है सिद्धारमैया सरकार। तो बीजेपी के आर अशोक ने क्या कुछ कहा, उनको भी देख लीजिए। Mr. D.K. Kumar saying, I invest more money, I can give the contractor to fill the potholes. But today I saw in the newspaper and the electronic media all coming back. Yesterday they put the pothole, today it is open. It's unscientific way of filling. Every Paura Karmika is now complaining in the Bangalore. Corporation employees, corporation Paura Karmikas, today they are showing the picture. So yesterday pothole, today is the opening. We have to sweep the things. That is the thing happening. तो ये वहां पर बसों की किराया बढ़ाने को लेकर कर्नाटक में चल रहा है, लेकिन कुछ बड़े सवाल भी इससे उठते हैं और सवाल मोटे तौर पर दो हैं कि क्या फ्री भी कुछ नहीं होता, फ्री कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं से वो वसूला जाएगा। और दूसरी बात ये कि इस मौके पर और सहूलियत देनी थी। सनातन उत्सव है, दशहरा उत्सव, उनके उल्टे बोझ डाल दिया। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी जुड़े हुए हैं यहीं पर इस खबर पर चर्चा करने के लिए। विनोद जी का रुख करते हैं। विनोद जी, जैसे कर्नाटक सरकार पर आरोप तो पहले से लगते रहे कि भाई, मैं दोनों चीज़ों को लेकर आपसे सवाल जानना चाहता हूं, आपका जवाब। एक तो पहली बात यह कि फ्री भी कुछ नहीं होता, महिलाओं को दिए तो उनके घर के पुरुषों से किराया बढ़ा के वसूल लिया, और अब दूसरा एंगल इसमें ये कि ऐसे मौकों पर तो श्रद्धालुओं को थोड़ी सहूलियत दी जाती है, आपने उल्टे बढ़ा दिया बोझ और अजीब अजीब से तर्क दे रहे। लाल जी, जब हम कहते हैं ना कि ये अभी लोगों की सोच की बात है, मैसूरू दशहरा पूरी दुनिया में एक मशहूर है। बेशक पूरी दुनिया का एक बात अगर आप कहें तो मैसूर दशहरा को देखने के लिए लोग कहीं दूर दूर से आते हैं। आप एक जगह मैसूर दशहरा को टूरिज्म मैप पर लाने के लिए कोशिश करते हैं कि राज्य सरकार का रेवेन्यू बढ़े, और दूसरी तरफ जो लोग वहां जाने वाले हैं, जो आसपास के लोग जाते हैं और वो मैसूर दशहरा में अपना प्रेजेंस रखते हैं, तो उन पे आप 20 से 30 रुपया टिकट बढ़ा दिए हैं, 210 रुपया 230 रुपया वसूल रहे हैं। ये बात तो जमती नहीं है कि आप ये बात जानते हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए अपने यहाँ पूरे उत्तर भारत में देखिए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग स्कीम निकाल रखी है, और आप उसके बदले अलग से उस पर चार्ज शुरू कर देते हैं। ये चाहे आपकी फ्रीबी की 5 गारंटी की जो मजबूरी हो, मजबूरी तो सबसे ये है कि बेंगलुरु जो वेलिकन सिटी आप कहते हैं, उस सिटी का, सिलिकॉन सिटी का आप ये देखिए हो क्या गया है। आपने अभी जो विजुअल दिखाया है कि स्कूल, एक कॉलेज की पढ़ने वाली 22 साल की लड़की है, बहुत दर्दनाक, और वो लड़की सिर्फ उस गड्ढे से बचने के लिए ऐसे साइड बदलती है और एक ट्रक कुचल के चला जाता है। कितना अफसोसजनक है कि आप पूरे देश में सबसे मशहूर सिलिकॉन वैली जिसको बोलते हैं, आईटी का जिसको आप हब बोलते हैं, एक सड़क जान ले लेती है एक मासूम बच्चे को, और इसके बरक्स आप बेंगलोर सिटी के जितने रेवेन्यू हैं, बॉस आप उसके बदले अगर उसका 10% भी खर्चा कर दें तो वो सिटी का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। और आप अजीज प्रेम जी को, आप विप्रो के संस्थापक को चिट्ठी लिखते हैं कि आप अपना कैंपस खोल दीजिए, हम उसमें रिंग रोड की रास्ता बन जाएगा और यहाँ ट्रैफिक की जाम कम हो जाएगी। कि क्या माने बेतुके आपका एक बनता है। तो अजीज प्रेम जी ने आपको सलाह दी है कि भाई इसका आप ऐसे इसका एक शोध करिए, वैज्ञानिक ठोस
इस पे लाइए कि बेंगलुरु के सड़क को दुरुस्त कैसे किया जाए, ट्रैफिक कंजेशन को कैसे कम किया जाए। आप सिर्फ जो है कई कंपनी आईटी कंपनी ने उसके डीके शिव कुमार को लेटर लिखा है कि हम बेंगलुरु शहर छोड़ने वाले हैं। आप जब हमारे ट्रैफिक के पॉल्यूशन इसके कंजेशन के कारण, जल भराव के कारण हमारे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, ये चैलेंज आपको कंपनी वहां इंडस्ट्री दे रही है और आप जो है उसी इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि रास्ता तुम ही दे दो, तुम्हारी कैंपस से गाड़ी निकालेंगे। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि परसेप्शन की सियासत में 5 गारंटी ने पूरे के पूरे आप कहें कर्नाटक सरकार के रेवेन्यू की आपने उसकी भद पीट दी है। बिल्कुल। आप अगर देश के जीडीपी में देखेंगे, आज भी आप कर्नाटक जैसे शहर, कर्नाटक जैसा राज्य, और उस राज्य में आप देखिए कि कर्ज के बोझ से आप लदते जा रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि आपको 5 गारंटी पूरी करनी है। और वो गारंटी आप एक फॉल्स क्लेम है, आप लोगों से अलग अलग तरीके से वसूल भी रहे हैं। बस में आपने एक फ्री राइडिंग की महिलाओं की बात की और 4 महीने के अंदर में आपने बस का 15% हाइक कर दिया। बिजली में आपने 200 यूनिट का बिजली की माफी की और उसके बाद आपने बिजली का 3 बार संशोधन रेट दे दिया लोगों को। तो ये पानी का आपने अलग से ये लिया है। तो ये सिर्फ परसेप्शन की सियासत में जब आप आते हैं तो लालजी हस्र बेंगलुरु को हम लोग देख रहे हैं, ये अफसोसजनक है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये भी कि ये हाल तो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बदहाली, ये तो राजधानी बेंगलुरु का दिखा रहे हैं। अब कर्नाटक के जो पूरे कर्नाटक राज्य में छोटे छोटे शहर, इंटीरियर, देहाती इलाके, उनके क्या हाल होंगे ये आप सहज ही समझ सकते हैं। बहरहाल बात यही है कि फ्री कुछ नहीं होता, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर, यही हो रहा है कर्नाटक में, जिस पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं ये जो शॉर्टकट की राजनीति है ना, ये शॉर्ट सर्किट तो लाती है, वही दिखाई पड़ रहा है कर्नाटक में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए आपका इस चर्चा में। तो कर्नाटक में फिलहाल हम कोशिश आगे भी दिखाते रहेंगे कि किस तरह से इस फ्रीबी की राजनीति का उल्टा असर वहां पर हो रहा है। फिलहाल वक्त आ गया इस वक्त में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर की झांकियों की धूम है, लेकिन चिढ़ किसको है इस गौरव गान से, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, आप बात करेंगे कोलकाता की, जहां इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर की धूम है, लेकिन कुछ लोगों को चिढ़ भी है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में इस बार ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त धूम है। राजधानी कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी जबरदस्त झलक लगाई गई है। आप अभी देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इस विशेष पंडाल में उमड़ रही है कोलकाता के लोगों की भारी भीड़, और विशेष रूप से महिलाएं इस ऑपरेशन सिंदूर वाले पंडाल में उमड़ रही हैं। आप याद कीजिए, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही इस विशेष पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था, लेकिन कोलकाता पुलिस पर लग रहा है ऐसे श्रद्धालुओं को परेशान करने के आरोप। बीजेपी कह रही है कि लोगों को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि लोग इस पंडाल में पहुंच ही ना पाए। कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर के कटआउट्स को भी जबरन हटा दिया, यह बीजेपी का आरोप है। और याद कीजिए, अमित शाह ने जब इस पंडाल का उद्घाटन किया था, उस समय भी टीएमसी के लोगों पर बैनर और पोस्टर हटाने के आरोप लगे थे। ऐसे में कुछ सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या कोलकाता पुलिस और टीएमसी को ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा से चिढ़ है क्या? और दूसरा सवाल ये कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो ऑपरेशन सिंदूर के गौरव गान से भी चिढ़ पैदा कर रही है? इसी की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसेनजीत बख्शी, हमारे संवाददाता कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं। दादा, सबसे पहले तो आज महाअष्टमी है, बहुत बहुत आपको जिसे कहते हैं शुभ पूजो, पूजा की बहुत बहुत बधाई आपको दुर्गा पूजा की। और बंगाल में तो खासा ही उत्सव है, लेकिन
ये बताइए कि अगर इस उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर, पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा, सिंदूर खेला, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इसमें अगर ऑपरेशन सिंदूर से किसी को चिढ़ हो रही है तो ये कौन सी मानसिकता है दादा? बिल्कुल लालचंद, पहले तो मेरे तरफ से और हरे बंगाल तरफ से सबको पूजा की बधाई। मेरे पीछे भी देवी माँ है और देवी माँ का आशीर्वाद आप सब लोगों को। जी, हम दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल जी। पहली बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात हम बता रहे हैं, और ये दुर्गा पूजा का जो हम विसर्जन के दिन सिंदूर खेलते हैं, तो किसी ना किसी जगह पर ये सिंदूर खेला और ऑपरेशन सिंदूर को जोड़कर इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था। महिलाओं की अपना जो अस्मिता है, उस अस्मिता को बरकरार रखते हुए जिस तरह से जघन्य घटना पहलगांव में हम देखे थे, उसके जवाब में महिलाओं की अस्मिता रखने के लिए, सिंदूर खेला की अस्मिता रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया था। और इस बार जो संतोष मित्र स्क्वायर है, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर का एक थीम रखा गया है। आपको ये बता दे, दर्शकों को ये बता दे कि दुर्गा पूजा में खास तरह से कोलकाता में एक थीम रखा जाता है, अलग अलग किस्म का थीम। तो इस बार वहां पे ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखा गया है, और ये जाहिर सा है कि हजारों लाखों संख्या में लोग सुबह से शाम तक, रात तक, पूरी रात ये आप जो दिखा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑडियो विजुअल है, इसको देखने के लिए या अंदर में जो ये इसका सजावट है वो देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद किसी ना किसी जगह पर मोदी के खिलाफ जाने के लिए, बीजेपी का खिलाफ जाने के लिए, देश के खिलाफ जाने का एक तरीका अपनाने की कोशिश ममता बनर्जी की सरकार या तृणमूल कांग्रेस की सरकार की तरफ से किया गया था, जो काउंटर इफेक्टिव हो गया है। और काउंटर इफेक्टिव होने के कारण जो पंडाल में लोगों को रोकने की कोशिश किया गया था, उस पंडाल में अभी लोगों को रोकने के लिए जो रोकने का कोई जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इस पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। देख रहे थे अभी हम तस्वीरों में वही देख रहे थे कि देखिए तमाम कोशिशें की, बैरिकेड लगाए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद कितनी भारी भीड़ लोगों की वहां पर उमड़ी है। लेकिन दादा, ये बात सिर्फ अभी की नहीं है कि ये अभी आरोप लग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के कटआउट हटा दिए। ये आरोप तो उस समय भी लगे थे जब अमित शाह जी ने इस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था, कि उस समय भी बैनर और पोस्टर हटा दिए थे, और इस समय भी आरोप लग रहे हैं। क्या टीएमसी ने इस बारे में कोई सफाई दी है? कोलकाता पुलिस ने अपना कोई पक्ष रखा है इसके बारे में? नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई पक्ष नहीं, लेकिन ये एक तरह की मानसिक स्थिति है जहां पे मैंने बता रहा था कि किसी ना किसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ अपने आप को दिखाने के लिए, खास तरह से किसी एक समुदाय के सामने, या इस तरह की जो भारत की विजय है, इस विजय को किसी एक समुदाय के साथ जोड़कर दिखाने के लिए ये जो तरीका अपनाया जा रहा है बार बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। और ये काउंटर प्रोडक्टिव होने के कारण अब आज अष्टमी का दिन है, अभी तक जो पुलिस ने यहाँ पे चिट्ठी लिखकर ये डायरेक्टिव पुलिस की तरफ से दी गई कि ये जो ऑडियो विजुअल है इसे बंद किया जाए, लेकिन इस बंद किया जाए डायरेक्टिव को लागू करने के लिए आसपास, क्योंकि ये लाखों लोगों की, लाखों जनता की, लाखों दर्शक की जो क्षमता है, उस क्षमता के सामने मेरे ख्याल से पुलिस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से ये साहस नहीं दिखाया गया कि इसे बंद किया जाए। तो फिलहाल लोग आराम से ऑपरेशन सिंदूर को देख रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जोश है, उस जोश की पूरी तरह से कोलकाता की इस पूजा पंडाल में उसका जो बिखरने का काम है, वो बिखरने का काम लोग कर रहे हैं आराम से। और अगर बारिश ना हो तो आज भी ऐसे ही लाखों लोग हम देखेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर पंडाल में। किस तरह का मौसम है इस बार वहां पर दादा? और जो जैसे ऑपरेशन सिंदूर, थोड़ा बहुत आसमान में बादल है, लेकिन हमारी बातचीत खत्म करने के पहले मैं और एक बार हमारे साथियों को बोलेंगे कि हमारे पीछे
देवी दुर्गा की जो मूर्ति है, जरूर दर्शन करवाइए, फुल स्क्रीन पर दर्शन और करवाइए। पूरे दर्शकों को, हाँ। हमारे प्रसार भारती की सारे जो सबको ये आशीर्वाद दे हमारी देवी माँ। बिल्कुल, हम देवी माँ के दर्शन कर पा रहे हैं और आपसे चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की झांकियों की तो धूम है ही, और इस बार पंडालों में क्या क्या विषय बने दादा? अलग अलग विषय है, कोई मॉडर्न थीम है, किसी जगह पे जो देशभक्ति का थीम है। ये थीम का कोई कमी नहीं है, ये अभी थीम का लड़ाई है। ये किसी एक दिन फिर से बताएंगे कि दुर्गा पूजा के समय पे कोलकाता में थीम कौन लोग सोचते हैं और कौन लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ये भी एक कला है, इसीलिए इसे इंटेंजिबल हेरिटेज की दर्जा दिया गया यूनेस्को की तरफ से। बिल्कुल, इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये दर्जा मिल चुका है और अब तो छठ पूजा को भी दर्जा मिलने वाला। लेकिन आपने जो बात कही काउंटर प्रोडक्टिव वाली कि भीड़ को रोकने की तमाम कोशिश, लेकिन उसके बाद भी भीड़ जबरदस्त, ये काउंटर प्रोडक्टिव कहीं उधर ना हो जाए कि आप एक समुदाय के लिए अगर इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं तो आपका ये स्टैंड कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए, ये जरूर सोचना पड़ेगा जो कोई भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर में और चर्चा करने के लिए इस विषय पर। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।